हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 12th का जो क्वेश्चन बैंक आया हुआ है उसका सॉल्यूशन। ऑलरेडी मैंने 10 चैप्टर जो मैथ्स के हैं 12th के 15 चैप्टर में से उसके वन शॉट लेक्चर दे दिए हैं और जल्दी से जल्दी 3-4 दिनों में बाकी के भी 4-5 चैप्टर जो है वो आ जाएंगे। आप लोग अपनी अच्छी से तैयारी करते रहो। क्वेश्चन बैंक की बात करेंगे तो 15 में से 3 चैप्टर के क्वेश्चन बैंक मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। वन शॉट लेक्चर्स के लिए मैं रुक गया था और उसको थोड़ा सा स्पीड में बढ़ाना था मुझे, तो अब वन शॉट लेक्चर भी साथ में आ चुका है। और वन शॉट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है 12th बोर्ड्स के रिवीजन के लिए। पूरा चैप्टर अगर आपने पहले किया था और अब अगर आप क्वेश्चन बैंक के रिवीजन के लिए जा रहे हैं तो पहले क्वेश्चन वन शॉट लेक्चर उस चैप्टर का जरूर देख लीजिए। जैसे कि आज मैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो चैप्टर है, ये जो इस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन आपको देने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन रिकमेंडेशन मेरा ये होगा कि सबसे पहले आप इसका वन शॉट लेक्चर जरूर देखें। उससे क्या होगा कि पूरे चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, ओके, और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो डिलीट हो गए इस साल के लिए जो नहीं पढ़ना है, ये पता चल जाएगा। जो टॉपिक्स पढ़ने हैं उसके फॉर्मूलेज क्या हैं, उसके बेसिस पर एग्जाम्पल्स क्या होंगे, ये आपको पता चल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वन शॉट लेक्चर जरूर देखें, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्वेश्चन बैंक के पहले मैं वो करा रहा था, रुका दिया था। अब रेगुलर आपको क्वेश्चन बैंक मिलने वाला है, ठीक है। और ऑलरेडी 3 चैप्टर हो चुके हैं हमारे, लॉजिक, मैट्रिसेस और डिफरेंशिएशन। आज हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर रहे हैं और जो बचे हुए हैं इंटीग्रेशन एंड ऑल एंड इसके बाद के पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वेक्टर फटाफट में देने की कोशिश करने वाला हूँ। तो अभी यहाँ पर शुरू करते हैं क्वेश्चन बैंक। अभी एक क्वेश्चन ये भी है कि क्वेश्चन बैंक जो है किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तो बच्चों देखो, अगर आपका मैथ्स पूरा मेरे साथ तैयार हो चुका है, पूरे 15 के 15 चैप्टर आपने एक बार कर लिए हैं, तो वन शॉट लेक्चर से रिवीजन करो और क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन देखो। लेकिन अगर आपके चैप्टर्स अभी पेंडिंग है मैथ्स के, अभी आप टेक्स्ट बुक ही कंप्लीट नहीं कर पाए, तो पहले टेक्स्ट बुक कंप्लीट करो मेरे भाई, ठीक है। तो चलो, अभी ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है इसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन बैंक के पेजेस देख लेंगे, कितने पेजेस है, कितने क्वेश्चन से, टोटल एक ओवरऑल एनालिसिस कर लेंगे। तो यहाँ से देखो बच्चों, MCQ 2 मार्क्स के होते हैं, जैसे कि आप जानते हो। 2 मार्क के जो ये MCQ है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, तो MCQ कितने हैं, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसके 4 ऑप्शन, 1 2 3 4 5 6 7 8 MCQ यहाँ थे पहले पेज पे। दूसरे पेज पे 2 MCQ, यानी 10 MCQ है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। 2 मार्क के 10 MCQ आपको दिए, ये कर लोगे तो चैप्टर की अच्छी से रिवीजन हो जाती है। MCQ आएगा तो आप कर लोगे। वेरी शॉर्ट आंसर जो यहाँ पर दिए हुए हैं, वेरी शॉर्ट आंसर 1 मार्क के, ये भी यहाँ पर आपको जो है देखोगे कि 10 वेरी शॉर्ट आंसर दिए हुए हैं। इसके साथ ही जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 2 मार्क्स के हैं। तो जो 2 मार्क्स के हैं इसके लिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन यहाँ है 2 मार्क्स वाले, 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन 2 मार्क के हैं। फिर आगे देखोगे 3 मार्क के जो क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 3 मार्क के क्वेश्चन यहाँ दिए हैं। अगले पेज पर बस 8 क्वेश्चन 3 मार्क के हैं। 4 मार्क के क्वेश्चन की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर 7 4 मार्क के। तो काफ़ी आसान तरीके से, बहुत कम क्वेश्चन है, ये जल्दी हो जाएगा। अब चलो हम शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में क्या बताऊंगा मैं बेटा, आज के लेक्चर में आपको बताऊंगा कि जो MCQs है इस चैप्टर के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, इसके जो MCQs है 2 मार्क के 10 MCQ है और 1 मार्क के जो भी क्वेश्चन है पूरा का पूरा इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे, ठीक है। मेरे साथ बने रहो और देखते रहो। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले MCQ 2 मार्क्स के आते हैं। MCQ जैसे कि आप जानते ही हो, MCQ 2 मार्क्स के होते हैं, ओके, मैथ्स के अंदर। बाकी बायोलॉजी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वहाँ पर MCQ 1 मार्क का होगा। मैथ्स के अंदर सिर्फ MCQ 2 मार्क का होता है। हमारा जो आज का चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट। वन शॉट लेक्चर में आप कंसेप्ट सीख चुके हो, वापस से मैं कंसेप्ट बताने वाला नहीं हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, क्या है देख लो यहाँ पर। द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ √3 sec x - 2 = 0, यानी कि ये जो √3 sec x - 2 = 0 है, इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होगा। वन शॉट लेक्चर में मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उसके प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन होते हैं। जनरल सोल्यूशन इस साल के बच्चों को नहीं करना है, प्रिंसिपल सोल्यूशन ही करना है। प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है, इसमें जो ये x या एंगल है उसकी वैल्यू 0 और 2 पाई वो इक्वल या उसके बीच में होनी चाहिए।
2 पाई मतलब 360 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 0 से कम नहीं होना चाहिए, वो एंगल निकालना है। तो ऐसे में क्या होता है, कम से कम 1 या 2 एंगल की वैल्यू आती है, यानी x की वैल्यू या तो 1 होगा या 2 होगा, 2 वैल्यूज़ होंगी। जैसे यहाँ पर देखोगे ऑप्शन में ए दो वैल्यूज़ दिया है, तो ए बी सी डी में से कौन सा आंसर सही है वो हमें निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से क्वेश्चन क्या है देखो √3, ये मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बच्चों कि यहाँ पर आपको सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, एमसीक्यू में डायरेक्ट आंसर इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स बताए हैं एकलव्य बैच के अंदर, मैंने ये 1 शॉट लेक्चर बताया था, तो बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स है जिसका यूज़ करके आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन यहाँ दिखाना ही नहीं है, जब एमसीक्यू है तो 2 मार्क्स में सॉल्यूशन दिखाना ही नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर चाहिए। बट बिना सॉल्व किए तो आप लाओगे नहीं, तो ये रफ वर्क है जो कर रहा हूँ, ये रफ में करना है। तो ये क्या हो जाएगा देखो √3 इंटू सेक एक्स है, ये हो जाएगा सेक एक्स -2 वहाँ गया तो 2/√3 हो जाएगा इस तरह से। फिर सेक एक्स है, मैं चाहूँ तो इसको कॉस एक्स बना सकता हूँ, कॉस एक्स, सेक एक्स को कॉस एक्स किया तो ये उल्टा हो जाएगा, √3/2 हो गया। चलेगा, ऐसा करोगे तो चलेगा, समझ में आ रहा है। अब कॉस एक्स की वैल्यू √3/2 कब होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टेबल याद होगा, तो कॉस एक्स की वैल्यू √3/2 तब होती है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जब यहाँ पर √3/2 कॉस जो 30 होगा π/6 होगा एट दैट टाइम होता है। कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई π/6, कहाँ पर है π/6, ये देखो b के अंदर π/6 है और d के अंदर π/6 है, इसका मतलब C ऑप्शन और A ऑप्शन गया। कभी भी इस तरह से ही करना चाहिए, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो आपको निकालना है, जो रॉन्ग आंसर है उसको हम हटा देंगे। तो हमारा 50-50 हो गया, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में होता है ना, उस तरह से। अब हम इन दोनों में से B और D में से कौन सा आंसर निकालेंगे। तो जैसे कि जानते हो आपकी प्रिंसिपल सॉल्यूशन के अंदर 2 आंसर्स होते हैं, बराबर। तो एक आ चुका है x = π/6, इसको कंपेयर करोगे तो x π/6 आ जाएगा। अब दूसरा आंसर निकाल दे, π/6 आ गया, अब 11 π/6 आएगा कि 11 π/3 आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर, इसके लिए ये वाला जो था ये याद करो, क्या था ये 0, 90, 180, ओके, और ये 2 पाई, अरे 1 मिनट ना रॉन्ग हो गया, 3 π/2 इस तरीके से, और ये 2 पाई इस तरह से यहाँ होता है। और ये क्या होता है, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ये सब बेसिक में ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ। जब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन पॉजिटिव होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ पर टैन पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है। तो ये आपको याद रखना है। जब भी आप सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो आप π-θ इस तरह से करोगे, जब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करोगे तो π+θ करोगे, जब फोर्थ क्वाड्रेंट चाहिए तो ये 2π-θ करोगे। इस तरह से आपको याद रखना प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के लिए, ये बेसिक है, ये काफ़ी इतना आना चाहिए तभी आप कर लोगे। अब देखो ये कॉस प्लस है कि माइनस, प्लस है। अब कॉस पॉजिटिव कहाँ होता है वो देखना है, तो कॉस पॉजिटिव कहाँ होता है, ये फोर्थ में सी, सी कॉस पॉजिटिव होता है। तो फोर्थ के लिए आप क्या लोगे, मैंने बताया 2π-θ, तो इसको मैं चेंज करता हूँ, ये क्या है कॉस एक्स, यहाँ करूँगा कॉस π/6 को करूँगा 2π-θ मतलब π/6, ओके। अब क्या करना है, कॉस कॉस कंपेयर करके समझो हटा दिया मैंने, तो x = 6 × 2, 6 2 12π - 1π, 11π एंड अपॉन में 6 है क्या, देखो 11π यहाँ पर है, 11π/6 यहाँ पर है बी में, यहाँ पर 11π/3, यानी ये आंसर सही नहीं है। सो हमारा आंसर सही कौन सा है, बी है। अब इसको सॉल्व कैसे करना वो भी आप जानते हैं, इसको सॉल्व कैसे करना, देखो इसको आप ऐसे लिखोगे, क्वेश्चन नंबर क्या था, देखो क्वेश्चन नंबर 1, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 1 इस तरह से, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 1 के अंदर 1 का जो ऑप्शन इसमें क्या सही था, बी, तो आप ऐसे लिखोगे बी, बस इतना लिखना है। अगर आप चाहिए तो ये भी लिख सकते हो π/6 एंड 11π, नहीं यहाँ पर लिखना पड़ेगा, चाहिए तो नहीं, ये 10th में ये नहीं लिखेंगे तो चलता है, 12th वालों को ये भी लिखना है इस तरह से, यानी बी लिख के उसका आंसर लिखना जरूरी है, 2 मार्क्स है ना इसलिए। तो इस तरह से जो ये क्वेश्चन जो है आपको लिखना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पर बताया, ये क्वेश्चन को
ऐसे आपको सिर्फ लिखना है, 2 मार्क्स मिलेंगे। ये जो कर रहा हूँ ना ये सब रफ वर्क है समझने के लिए, वो आप रफ में करोगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन का सिर्फ नंबर डाल के इतना ही करना है, इतने का पूरा 2 मार्क्स मिलेगा। क्या था यहाँ पर मैंने 11, अच्छा ये 11 पाई अपॉन 6 था, हाँ ये मिट गया था। इतना ही करना है, ठीक है, पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। देखो दूसरा क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC इफ cos A इज इक्वल टू साइन B अपॉन 2 साइन C। जो क्वेश्चन है इसको अगर ध्यान से देखते हो यहाँ पर, तो क्या दिया है, cos A इज इक्वल टू साइन B अपॉन 2 साइन C ये दिया है। तो बताओ कि ये जो ट्राइंगल ABC है वो कैसा होगा, वो कैसा होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा या आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो बच्चों ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि जो एंगल ABC है क्या उसमें से कोई एक एंगल 90 डिग्री है क्या, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। क्या जो तीनों साइड्स है ट्राइंगल के, तीनों जो साइड्स होते हैं क्या तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट है, सेम है, तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। क्या कोई 2 साइड सेम है तो आइसोसेलेस हो जाएगा। क्या कोई 2 साइड सेम है और कोई एक एंगल जो है राइट एंगल है, तो ये पता करना पड़ेगा। बट जो गिवन कंडीशन है वो तो कुछ ऐसी है कि कॉस, अभी ये रफ में करेंगे जो भी है, कॉस A इज इक्वल टू साइन B अपॉन 2 साइन C। मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा। देखो 2 मार्क है, 2 मार्क के लिए ऐसा नहीं है कि आपको सीधा सीधा पूछ दिया कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया और आपने लगा दिया दिल्ली, हो गया 2 मार्क। ये मैथ्स है, सॉल्व करना पड़ेगा। वो MCQ है बट ये सॉल्व करने के रफ में सॉल्व करना है, आंसर आपको निकालना है। देखो ये 2 साइन C इसके पास आ गया, तो 2 इंटू साइन C इंटू कॉस A, ये ऐसे आ गया। ये जो साइन B यहाँ पर रह गया, साइन B। अब क्या कर सकते हैं, कैसे मैं एंगल का रिलेशन निकालूँ, ये जो रिलेशन दिया है यहाँ पर। तो बच्चों आपको एक कंसेप्ट पता है कि A प्लस B प्लस C जो पाई होता है, इस चैप्टर में ऑलरेडी मैंने बताया है। तो अगर मुझे यहाँ B की वैल्यू चाहिए तो ये A प्लस C उस तरफ जाएगा, तो B क्या आ जाएगा, B इज इक्वल टू पाई माइनस ये A प्लस C उस तरफ गया, इस तरह से ऐसे हम कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसी के अंदर देखो थोड़ा चेंज करता हूँ, ये जो B है इसको हटा के मैं क्या लिखता हूँ, पाई माइनस A प्लस C, इस तरीके से। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, पाई माइनस यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो पाई को हटाएंगे तो साइन का साइन रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट है तो प्लस ही रहेगा, और ये A प्लस C है। और यहाँ पर क्या है देखो, 2 टाइम्स साइन C और कॉस A। रफ वर्क है, जितना शॉर्ट कर सकते हो उतना शॉर्ट करो, ठीक है। चलो यहाँ पर बता रहा हूँ मैं आपको। तो अब ये ऐसे ही समझो, 2 टाइम्स साइन C कॉस A, इसको ऐसे ही रखो। इसको देखो साइन A प्लस B टाइप, क्या था, साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। सॉल्व कर रहा हूँ रिलेशन लाने के लिए। अब देखो 2 टाइम्स साइन C कॉस A है और ये 2 साइन C कॉस A है। एक मिनट, इसको ऐसे करते हैं, ये है साइन A कॉस C, ओके। अब ये चीज़ देखो 2 टाइम्स है, यहाँ गई इसके पास तो माइनस हो जाएगा, प्लस 1 टाइम साइन C कॉस A, माइनस 2 टाइम्स वही है, यानी 1 माइनस 2 क्या आता है, -1, यानी -1, -1 टाइम यही रहेगा। क्या है ये, साइन C इंटू कॉस A। देखो ये दोनों टर्म सेम है, दोनों, ये 2 बार है, ये 1 बार है, तो माइनस करोगे तो वही आएगा, 1 बार आएगा, -1। अब क्या आ गया, साइन A इंटू कॉस C माइनस साइन C इंटू कॉस A, ये आ गया। क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 0, ये उस तरफ चला गया। ये फॉर्मूला है, देखो साइन A माइनस C का फॉर्मूला है, दिख रहा है, साइन A माइनस C का ये फॉर्मूला है, और यहाँ पर 0 आ गया। साइन A माइनस C 0 कब आता है, साइन कब 0 आता है, जब साइन 0 होगा, ये 0 होगा तो 0 आएगा। तो A माइनस C जो था ना, ये 0 आ गया, कंपेयर किया तो साइन 0 इज इक्वल टू 0, तो साइन 0 0 होता है, तो A माइनस C 0 हो गया, तो A इज इक्वल टू क्या हो गया, C। क्या मिला आपको कि जो एंगल A और एंगल C है, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, सेम है। कोई जो ट्राइंगल यहाँ पर बताऊँगा, ये अगर एक ट्राइंगल है, ऐसा नहीं होगा तो भी एक मिनट, हाँ, पता नहीं वो राइट एंगल है कि नहीं। तो कोई एक ट्राइंगल है इस तरह से, एंगल ABC है, A और C सेम है, A और C सेम है, तो जब भी 2 एंगल सेम रहे, इसके सामने की साइड सेम होती है। किसी ट्राइंगल के अंदर 2 एंगल या तो 2 साइड सेम है तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। तो अब देखो इसको, यहाँ पर क्या है, आइसोसेलेस, देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये आइसोसेलेस हमने लाया है। आइसोसेलेस राइट एंगल मतलब 90 भी है, हमने 90 तो लाया नहीं, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये नहीं है, और राइट एंगल भी नहीं आया, इक्विलेटर तीनों साइड सेम नहीं आए, तो आइसोसेलेस जो ट्राइंगल वाला ऑप्शन है ये सही ऑप्शन है।
तो इस तरह से आपको करना है। अभी मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आप इतने डिटेल में करो, आप थोड़ा शॉर्टकट में कर सकते हो, सिर्फ आंसर लाना ही जरूरी है। अब यहाँ पर देखो साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 6। तो इसको समझो, ये अगर क्वेश्चन आएगा तो सोल्यूशन लिख के करोगे, बट एमसीक्यू आएगा तो सॉल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं, रफ में करोगे। देखो बेटा साइन इनवर्स एक्स यहाँ दिया है माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 6 दिया हुआ है। ओके, कैसे सॉल्व किया जाए? एक हमको फॉर्मूला पता है बेटा कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स में अगर कॉस इनवर्स एक्स प्लस होता तो इसका फॉर्मूला होता है 90 हो जाता है, इसकी वैल्यू 90, बट प्लस तो है नहीं। तो हम क्या करते हैं, माइनस कॉस इनवर्स को मैं ऐसे करता हूँ कि प्लस कॉस इनवर्स माइनस 2 टाइम्स कॉस इनवर्स एक्स। ये दोनों सेम सेम है, देखो 1 टाइम्स में से 2 टाइम माइनस किया, 1 में से 2 माइनस किया तो माइनस कॉस इनवर्स आ जाएगा। तो इस माइनस कॉस इनवर्स को मैंने बदल दिया इस तरह से, और यहाँ पर पाई बाई 6 है। ओके, अब होगा क्या, ये जो है फॉर्मूला बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस ये इज इक्वल टू पाई बाई 6। पाई बाई 6 को यहाँ लाते, थोड़ा सा एक स्टेप उड़ा दिया मैंने, स्टेप्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट इन एमसीक्यू। कैसे करेंगे, देखो ये 90 है माइनस 30 है, 90 माइनस 30 तो क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, पाई बाई 3। अब बोलोगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताओ, कर लो ना भाई, 6 इंटू पाई 6 पाई माइनस 2 इंटू पाई 2 पाई, 6 पाई माइनस 2 पाई 4 पाई, 6 2 ज़ा 12, 4 पाई अपॉन 12, 4 से 12 को क्रॉस किया मल्टीप्लाई तो 3 आ जाएगा, 4 3 ज़ा, तो वो सब करने की जरूरत नहीं है। 2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स, अब देखो 2 यहाँ पर आएगा, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये 2 इंटू नीचे आ गया पाई बाई 6, कॉस इनवर्स पाई बाई 6 आया। एक्स की वैल्यू निकालनी थी हमें कि एक्स कितना, तो अब देखो एक्स कैसे आ जाएगा, कॉस इनवर्स यहाँ गया तो कॉस पाई बाई 6, कॉस 30 कितना होता है बेटा, कॉस 30, पाई बाई 6 मतलब 30, कॉस 30 होता है √3/2। तो है क्या आपके ऑप्शन में √3/2? देखो ए में तो नहीं है, यस बी में है, और कहीं है, ये माइनस √3/2 है, डी भी नहीं, ये 1/2 भी नहीं, ए बी जो है √3/2 ये राइट आंसर है। तो इस तरह से आप निकालोगे। जरा फटाफट मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, क्वेश्चंस बहुत है, टाइम बहुत कम है। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स हाफ, तो बेटा साइन इनवर्स हाफ ये जो है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होगी, पता नहीं कितना होगा, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि साइन इनवर्स हाफ, समझो ये थीटा है, साइन इनवर्स वहाँ गया तो साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ। अब बताओ कि साइन की वैल्यू कब हाफ होती है, 1/2 होती है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, देखो ये जब साइन 30 होगा ना पाई बाई 6, साइन 30 की वैल्यू जो है 1/2 होती है। ओके, तो थीटा की एक वैल्यू क्या मिल गई, पाई बाई 6 कंपेयर किया तो है क्या कहीं पर, देखो ये पाई बाई 6 यहाँ पर एक मिल रहा है, पाई बाई 6 मिल रहा है, और इसको चेंज भी कर सकते हो, बट ये पाई बाई 6 मिल गया है। अभी साइन इनवर्स के लिए आपको ये भी पता है कि इसका जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू हम लोग देखते हैं एंगल का, पाई बाई 2 है ये, एक मिनट, हाँ, माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 इसके बीच में होना चाहिए, यानी -90 से +90 के बीच में साइन इनवर्स की वैल्यू आती है। ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने सीखा वहाँ पर ये कंसेप्ट है कि जब भी किसी का साइन का इनवर्स निकालोगे तो उसकी वैल्यू -90 से +90 के बीच में आना चाहिए। अब यहाँ कंपेयर कर रहे हो, साइन साइन हट जाएगा तो थीटा पाई बाई 6 आ गया, पाई बाई 6 जो 30 होता है, तो क्या 30 इनके बीच में है, -90 और +90 के बीच में 30 आएगा ना, मतलब ये सेटिस्फाई होगा, तो पाई बाई 6 हमारा आंसर है। ये किसका हुआ, साइन इनवर्स का। अगर कॉस इनवर्स होता तो हम क्या करते हैं, 0 से लेके पाई देखते हैं, कॉस इनवर्स की वैल्यू जो है निगेटिव नहीं आनी चाहिए, 0 से पाई के बीच में आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपने पहले ही वन शॉट लेक्चर में याद कर ली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स इज गिवन। तो देखो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स अभी जो मैंने बताया था उसी कंसेप्ट का यूज़ करते हुए, कॉस इनवर्स माइनस हाफ, इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, कॉस इनवर्स वहाँ गया तो कॉस थीटा इज इक्वल टू -हाफ। एक याद रखना है कि कॉस इनवर्स का जो ब्रांच वैल्यू होता है प्रिंसिपल, वो 0 to पाई होता है। साइन इनवर्स का क्या था, -90 से 90 के बीच में आंसर आना चाहिए। तो ये सारी जो बेसिक बात है वो आपको याद होना चाहिए, नहीं तो आपका रॉन्ग हो जाएगा सब। कॉस थीटा निगेटिव कब होता है वो देखो, कॉस थीटा यहाँ पर जो आपने देखा था ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, तो कॉस यहाँ 4th में पॉजिटिव होता है और 1st में पॉजिटिव होता है। ओके, तो 2nd और 3rd में नेगेटिव होता है, 2nd और 3rd में। 2nd में मैं क्या करूँगा, पाई माइनस थीटा करूँगा,
सेकेंड में पाई माइनस थीटा करूँगा। तो अब मैं क्या करूँगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ कब होता है, जब ये होता है कॉस, हाफ कॉस 60 होता है पाई बाई 3, लेकिन मुझे माइनस हटाना है। तो मैं क्या करूँगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस, ये माइनस कब होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, जो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो कॉस माइनस होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लेते समय पाई माइनस थीटा लेना चाहिए, पाई माइनस थीटा मतलब ये पाई बाई 3। एट दैट टाइम सेकेंड क्वाड्रेंट का ये माइनस हट गया क्योंकि आपने पाई माइनस किया। कॉस कॉस को हटा दो, थीटा इज इक्वल टू 3 इंटू पाई, 3 पाई माइनस 1 पाई, 2 पाई अपॉन 3 आ गया। 2 पाई अपॉन 3 कितना होता है, पाई बाई 3 मतलब 60, 60 का डबल 120 होता है। अब हमारा जो आंसर है 0 से लेके पाई के बीच में आना चाहिए था, 0 से 180 के बीच में, आंसर आ गया 120, मतलब 180 से कम है, मतलब सही है। तो 2 पाई बाई 3 है क्या यहाँ पर, देखो ये पाई बाई 3 नहीं, ये नहीं, यस ये है, ये नहीं है, तो सी आंसर राइट है। तो इस तरह से आप रफ वर्क करेंगे, एमसीक्यू है तो, और अगर एमसीक्यू नहीं है तो आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करके दिखाओगे, अगर जैसे 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन अभी आएंगे वैसे। छठा क्वेश्चन है, देखो एंगल ए 30 दिया है, एंगल बी 60 दिया है, देन रेशियो ऑफ साइड्स। तो देखो सीधी सी बात है, एंगल ए 30 है, बी 60 है, तो एंगल सी 90 डिग्री होगा, बिकॉज ये 30 60 90 डिग्री का ट्राइंगल होगा। तो अगर हमको क्या बोला है कि रेशियो ऑफ साइड निकालो, तो जैसे ये ट्राइंगल है सपोज ए बी सी, ये रफ वर्क है, कुछ का बनाना नहीं है, तो इसके जो साइड्स होंगे, एंगल ए के सामने साइड ए होता है, एंगल बी के सामने स्मॉल बी, तो जब भी साइड्स बताना होगा ना स्मॉल लेटर में बताएंगे और एंगल्स को कैपिटल लेटर्स में बताएंगे, बेसिक चीज़ याद रखना। तो ऐसे में हमको क्या करेंगे कि जब एंगल पता है और साइड का रेशियो, तो हम साइन रूल लगाएंगे। साइन रूल क्या होता है, साइन ए अपॉन स्मॉल ए, साइन बी अपॉन स्मॉल बी और साइन सी अपॉन स्मॉल सी। तो हम लोग पहले 2 का रेशियो निकाल के देखते हैं। ओके, साइन ए, देखो ये साइन बी यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो मालूम है उसको एक साथ रखते हैं, साइन ए अपॉन साइन बी इस तरफ ले लिया, यहाँ पर ये जो ए यहाँ चला गया बी, साइन ए मतलब साइन ए कितना है 30, साइन बी मतलब 60, साइन 60 और ए अपॉन बी पता नहीं है, रेशियो निकालना है। साइन 30 कितना होता है बेटा, हाफ होता है, अपॉन साइन 60 क्या होता है, √3/2 होता है, ये ए अपॉन बी आया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो ए अपॉन बी क्या आ गया 1/√3, मतलब A/B की बात करेंगे तो 1/√3 आएगा। तो 2 साइड का रेशियो आ गया, बट हमें तो तीसरे साइड का भी रेशियो निकालना था सी, बट देखो ना 2 से अगर आंसर मैच हो तो 1/√3 है क्या कहीं पर, देखो ये 1/√3 है, तो ये हो सकता है, 1/√3 है, नहीं ये नहीं हो सकता, √3/1 ये भी नहीं होगा, √3/2 ये भी नहीं होगा, 1/√3 पहले ए आता है कभी भी, ए फिर बी आता है, तो 1/√3 मतलब सी अपने आप 2 है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, साइन सी अपॉन सी, बट ये एमसीक्यू है ना बेटा, हमको आंसर से मतलब है। तो अगर 2 साइड निकाल के हमको परफेक्ट आंसर मिल जा रहा है, अगर समझो और कोई एक होता 1/√3 तो फिर सी भी निकालना पड़ता। कम टाइम में हमें सॉल्व करना, ये सारी बातें याद रखो। ऐसे करके भी हम कर सकते थे। चलो ये 6th हो गया, अगला देखते हैं। तो जो 7th क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC इफ B² + C² - A² इज BC, देन एंगल A इज हाउ मच, एंगल A निकालना है, कैसे किया जाए। तो देखो अभी इसके लिए हमारे पास कोसाइन फॉर्मूला होता है, कॉस एंगल A, कोसाइन फॉर्मूला, किसी एंगल का कॉस करोगे तो ये ट्रिक याद रखना, साइकिल ABC इस तरह से। अगर मुझे कॉस A निकालना है तो A कहाँ पर है, ये, तो इसके बाद जो है वो पकड़ूंगा, A के बाद क्या आता है B, तो B का स्क्वायर, फिर B के बाद क्या आता है C, C का स्क्वायर, बाद में ये जो A है वापस आ जाएगा C के बाद A, बट वो माइनस में आएगा, अपॉन 2 टाइम्स ये जो पहले वाले थे A को छोड़ के जो पहले थे BC वो। तो ये कोसाइन फॉर्मूला होता है, लिखने के लिए भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जो ट्रिक मैंने बताया उससे याद कर सकते हो। अब एंगल A निकालना है, तो चलो कॉस A में ऐसे ही रखता हूँ, B² + C² - A² देखो ऑलरेडी दिया हुआ है, इसकी वैल्यू BC है, ये जो है ना इसकी वैल्यू ऑलरेडी जो न्यूमरेटर हमारा है उसकी वैल्यू BC दी है, तो इसको मैं रिप्लेस करके BC लिखता हूँ, नीचे 2 टाइम्स BC ऑलरेडी है, सो BC इंटू BC, BC अपॉन BC कट गया, 1 आ गया, सो कॉस A इज इक्वल टू 1/2। ओके, अब कॉस A की वैल्यू 1/2 है, इसका मतलब कॉस कब 1/2 होता है, जब A की वैल्यू कितनी होगी, π/3 होगी, यानी कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो π/3 है क्या यहाँ पर, देखो π/3 है यहाँ पर, बस, तो ये π/3 आंसर आ गया। बड़े आसान तरीके से हम लोग कर रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है 8वां, क्या दिया है देखो यहाँ पर,
इफ पोलार कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आर, पोलार कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन आया, पोलार कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन में मतलब वन शॉट लेक्चर में बड़े आसानी से आपको करके दिखाया मैंने। तो कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर ये जो होता है ना पोलार कोऑर्डिनेट वो r, थीटा होता है, याद रखो, और जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो x, y होता है। ओके, इस तरीके से इसका फॉर्मूला क्या होता है, x की वैल्यू होती है r cos थीटा और y की वैल्यू होती है r sin थीटा। बस इसको आप याद रखो, ये याद रखोगे तो बस सब आंसर आ जाएगा। मुझे क्या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कहा गया, मतलब x और y की वैल्यू तो इस फॉर्मूले से मैं निकाल लूँगा। r की वैल्यू 3/4 है, थीटा की वैल्यू 3π/4 है, रख दो। r की वैल्यू 3/4 cos, थीटा की वैल्यू 3π/4। इस तरह से मैं अगर पहले x निकालता हूँ, अगर x मेरा मैच हो गया तो y निकालने की जरूरत नहीं है, x नहीं मैच हुआ तो y भी निकालेंगे। तो कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर 3/4 इंटू कॉस, 3/4 इंटू कॉस 3π/4, तो ये 45 है, 45 इंटू 3 135, तो 135 तो 90 से ज़्यादा है ना, तो मैं क्या करता हूँ इसको चेंज करता हूँ, कॉस अभी 135 से ज़्यादा है तो मैं इस 135 को ऐसे लिख सकता हूँ पाई माइनस π/4, 180 माइनस 45। मैंने क्या किया, इस कॉस को कॉस रखा, कुछ नहीं, इसको सिर्फ बदल दिया, ये 135 को मैंने 180 माइनस किया है। यहाँ मैं कुछ बदलाव नहीं करूँगा कॉस का कॉस, क्योंकि मैं तो अंदर ब्रैकेट वाली जो नंबर है उसको चेंज कर रहा हूँ। 135 को 180 माइनस 45 लिख दिया। ओके, हो सकता है। अब मैं देखो ये करता हूँ 3/4 इंटू, ये पाई माइनस क्या करेगा, इस कॉस को हटा देगा, इस पाई माइनस क्या करेगा, कॉस को चेंज कर देगा, कॉस का कॉस ही रह जाएगा, बट पाई माइनस हटेगा तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, माइनस कॉस, और ये π/4 आ गया। इस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। अब देखो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 3/4 इंटू माइनस कॉस 45 क्या होता है, 1/√2। ओके, ये आ गया। तो 3/4 का 1/√2 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 1 3, 4√2 और ये माइनस, तो x की वैल्यू आ गई -3 और /4√2, -3/4√2 देखो यहाँ पर है, लेकिन d में भी है, देखो d में भी है, यहाँ पर ये 3/4√2 है a और b, बट वो माइनस में नहीं है, तो a और b हमारा आंसर नहीं है, उसको फिल्टर आउट कर दिया। c और d दोनों में, मतलब c और d दोनों हो सकता है, तो इसका मतलब अब मुझे ना ये y भी निकालना पड़ेगा, ये y भी निकालना पड़ेगा। तो कैसे करूँगा, y इज इक्वल टू r, अगेन r 3/4 है, फिर साइन थीटा की वैल्यू 3π/4, तो ऐसे ही करूँगा मैं जैसे यहाँ किया था। साइन ये जो 3π/4 है ये क्या होगा, पाई माइनस π/4, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3π/4, पाई माइनस हटाया तो साइन का साइन, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है पाई माइनस, तो साइन का साइन रखा π/4। सो y इज इक्वल टू 3/4 इंटू साइन 45 1/√2, तो 3 × 1 3 और अपन 4√2 वही आ गया, बट प्लस में आया, तो प्लस वाला कौन सा, देखो ये माइनस है, ये नहीं चलेगा, ये सी ऑप्शन राइट। तो इस तरह से एमसीक्यू के अंदर आपको करना है, ये सॉल्व करके ये रफ वर्क है, ये दिखाना नहीं है। अगर यही क्वेश्चन समझो 2 या 3 मार्क में आता है और ऑप्शन नहीं दिए होंगे तो आप अच्छे से सोल्यूशन लिख के करके दिखाओगे। एक तरह से मैं मैथ्स के सम भी सॉल्व करा रहा हूँ और एमसीक्यू भी सॉल्व हो रहा है, ठीक है। एमसीक्यू में सोल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका फाइनल आंसर इंपॉर्टेंट है। चलो 9th क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। tan इनवर्स ऑफ tan 7π/6 क्या आएगा, तो ये तो बेसिक पता है, tan इनवर्स tan कैंसिल 7π/6 आंसर आना चाहिए। ऐसे tan इनवर्स और tan होगा तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, बट 7π/6 यहाँ पर है, क्यों नहीं है, होना चाहिए ना, तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो साइन होता है, साइन का क्या होता है -90, साइन इनवर्स का -90 से 90 ये प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होता है, बट साइन इनवर्स में इस तरह से ब्रैकेट होता है, और tan इनवर्स में क्या होता है, यही ब्रैकेट चेंज हो जाता है, ये जो ब्रैकेट है वो इस तरह से ओपन ब्रैकेट होता है, यानी कि tan इनवर्स की वैल्यू -90 से 90 के बीच में होनी चाहिए। समझ में आ रहा है, tan इनवर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -90 से +90 के बीच में होनी चाहिए। ये क्या आ रहा है, π/6 मतलब 30 इंटू 7 210 आ रहा है, जो 90 से काफ़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए tan इनवर्स और tan को डायरेक्ट हटा के ये आंसर नहीं लिखेंगे, पहले बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे वो बताना चाहूँगा आपको। कैसे बदलेंगे, तो अब tan इनवर्स बाहर है, अंदर 10 है, डायरेक्ट कैंसिल करने के पहले इसको बदलो। ये क्या है, 210 है। अब tan इनवर्स पॉजिटिव कब होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या करेंगे, पाई प्लस, अभी ये सब बेसिक में सिखा चुका हूँ। ये देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, तो tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और जब थर्ड क्वाड्रेंट में कुछ भी लेना होगा तो पाई प्लस थीटा करते हैं।
आप मेरा ट्रीगो का बेसिक लेक्चर देख लो, इस चैप्टर का जो पहला वीडियो है, और वन शॉट लेक्चर भी देख लो यार, एकदम ईजी है। तो पाई प्लस करना पड़ेगा, पाई प्लस ये क्या है 7π/6, ये कितना है पहले, ये 210 है बराबर। तो अगर मैं 180 प्लस करता हूँ तो π/3 होगा ना। ऐसे मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इस 7π/6 को बदल रहा हूँ, इस 10 को कुछ नहीं किया अभी। ये 210 को मैंने क्या किया, 180 + 30 किया, समझ में आ रहा है। 180 मतलब पाई और 30 मतलब π/3। अब क्या करूँगा देखो, इस tan इनवर्स से tan को कैंसिल आउट करो, होता नहीं है कैंसिल, बस समझने का। और ये क्या हो गया, नहीं अभी कैंसिल मत करो, रुको पहले इसको ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं। tan इनवर्स, अब ये पाई प्लस है, पाई प्लस को हटाओगे तो tan का tan रहेगा, और ये आ गया π/3। पाई प्लस कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। tan पॉजिटिव होता है तो यहाँ माइनस नहीं देंगे। अब tan इनवर्स और tan हट गया तो आंसर आ गया π/3। कहाँ पर है देखो, π/3 कुछ गलत कर दिया मैंने, अरे यहाँ पर ही गलत किया। ये जो 30 है ना, 30 को π/6 लिखते हैं, π/6 लिखते हैं, 1 मिनट। 30 को हम क्या लिखते हैं, π/6, और π/3 60 था, मैंने गलती से कर दिया था। अभी देखो कमेंट में आधे लोग ने डाल भी दिया होगा, आगे 1 मिनट भी नहीं देखते। थोड़ा सा गलती हुई ना कमेंट में, गलत बता, अरे भाई रुक ना जरा, इंसान हूँ मैं भी, समझाने में हो जाता है। हाँ π/6, तो π/6 है ना यहाँ पर। थोड़ा अपने से गलती मुझसे भी हो जाती है यार, मैं तो इंसान ही हूँ ना तुम्हारे जैसा। अब समझाने में यहाँ का वहाँ हो जाता है थोड़ा, तो थोड़ा सा आगे भी नहीं देखते हो कि हाँ सर ने आगे करेक्शन किया रहेगा। कमेंट में धक्का धक एकदम ऐसा बुलेट मारते हैं, ये रॉन्ग बताया, एट दिस पॉइंट रॉन्ग। भाई करेक्शन कर लो, π/6 है, यहाँ मैंने गलती से 30 को π/3 लिखा था, 30 इज π/6। ओके चलो, ये हो गया। ऑप्शन कौन सा राइट है, बी राइट है। अगला देखते हैं। ओह हाँ, क्वेश्चन नहीं है, 9 क्वेश्चन हो गए। ओके 9 क्वेश्चन के बाद कोई क्वेश्चन है कि नहीं, देखते हैं। हाँ 10, चलो अगले पेज पे आ गया 10, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे यार बहुत सारा गड़बड़ हो रहा है, कंप्यूटर ख़राब हो गया था 2-3 दिन, बहुत परेशान हो गया। अभी भी देखो गड़बड़ चल रहा है, स्क्रॉल नहीं हो रहा है, अभी कुछ करना पड़ेगा इसको। नई नई चीज़ें है ना यार, अभी आदत लग जाएगी तो हो जाएगा। 10th क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन है ये एमसीक्यू का। साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, x की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, ये जो x है उसकी वैल्यू निकालना है। देखो यहाँ पर साइन है, फिर ये पूरा ब्रैकेट है, इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है, समझने की कोशिश करो। ये साइन है और इक्वल के बाद 1 है, और इस साइन किसका, इस पूरे ब्रैकेट का है। अब ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा, मुझे बताओ कितने का साइन 1 होता है, साइन कितने का 1 होता है, साइन 91 होता है। परफेक्ट, साइन अगर 90 होगा तो 1 होगा, 90 मतलब π/2। इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी है क्या है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। ये जो साइन के बाद पूरे ब्रैकेट में जो भी है वो मैंने क्या बताया, 90 आना चाहिए, यानी π/2 आना चाहिए। मतलब ये जो है π/2 यानी 90 आना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो ये 90 कब आएगा, इसका फॉर्मूला याद है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज 90, ये तो फॉर्मूला ही है। बट उसमें ट्रिक क्या है, ये दोनों एंगल सेम होना चाहिए। अगर यहाँ x है तो यहाँ x होना चाहिए, ये 1/5 है तो ये 1/5 होना चाहिए। और ये 90 आ रहा है मतलब क्या, कि ये जो 1/5 दिया है और ये जो x दिया है दोनों सेम है, मतलब x कितना है, 1/5 है। सीधी सी बात। इसको चाहिए तो लंबा चौड़ा भी सॉल्व कर सकते हैं, बट क्यों, हमको तो सिर्फ आंसर चाहिए ना, तो लॉजिक से निकालो, ट्रिक से निकालो। तो ए जो 1/5 है वो सही है। समझ में आया। तो यहाँ पर होते हैं आपके एमसीक्यू पूरे खत्म ट्रिगो के। आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। तो यहाँ पर हम लोग अब वेरी शॉर्ट आंसर में आते हैं, 1 मार्क के। 1 मार्क में क्या है देखो, इवेल्युएट कॉट tan इनवर्स 2x प्लस कॉट इनवर्स 2x कैसे किया जाए, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स। तो मैंने अभी बेसिकली आपको देखो ये बताया अभी पिछले क्वेश्चन में कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x 90 होता है, अभी आपने देखा पिछले क्वेश्चन में। इसी तरह से बेटा tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x भी 90 होता है, और फिर sec इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स भी। ओके तो ये याद रखना है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स x को दोनों x एंगल सेम है तो 90 आ जाएगा, प्लस करेंगे। tan इनवर्स और कॉट इनवर्स का भी एंगल सेम है तो 90 आएगा। तो सेम विल फॉलो हियर, दिस इज कॉट tan इनवर्स 2x प्लस कॉट इनवर्स 2x, दोनों का एंगल सेम है तो tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स बिकम्स 90। तो ये क्या आ जाएगा, कॉट 90। अब कॉट 90 निकाल दो टेबल में से,
कॉट 90 निकालो। क्या आता है कॉट 90? कैसे करोगे? टेबल नहीं याद है, ऐसे कर दो ना, 1 अपॉन कॉट का नहीं याद है तो tan का तो याद होगा, 1 अपॉन tan 90 है ना, 1 अपॉन tan 90। अब tan 90 क्या होता है? या तो चलो 1 अपॉन tan 90 क्या होता है कि 1 अपॉन 0 होता है, तो ये 1 अपॉन इन्फिनिटी, दैट मीन्स ये 0 आया। आप बोलोगे अरे सर उल्टा क्यों करवा रहे हो, ज़्यादा लंबा हो गया। रुको सिंपल ही करके देता हूँ, इन्फिनिटी के चक्कर में फंस गया बच्चा। देखो cot 90 अगर नहीं आ रहा है तो cos 90 अपॉन sin 90 ऐसे कर सकते हो। cos 90 क्या होता है? 0 अपॉन sin 90 1, 0 अपॉन एनीथिंग 0। हो गया, इतना ही करना था, बस हो गया सॉल्व। अरे 1 मार्क का तो है, जान लोगे क्या बच्चे की 1 मार्क में, बहुत लंबा चौड़ा भी मत कर देना। अगला तो प्रूफ करना है कि cos b माइनस ए सी cos b माइनस बी सी cos ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। कर देंगे ना प्रूफ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। क्या है? ए सी cos b, ये एंगल है, हाँ cos b। स्मॉल बी सी, देखो कैपिटल जो होता है वो एंगल होता है, स्मॉल होता है वो साइड होता है। तो मैं क्या करूँगा, इसका फॉर्मूला लिखूंगा कोसाइन रूल से। कोसाइन रूल से मैंने बताया था ना, बी सी आपको ऐसे करना चाहिए, ए बी साइकिल होता है, सी ये साइकिल याद रखो ए बी सी का। जब भी मुझे cos b के लिए फॉर्मूला लिखना है, अरे ये स्मॉल b है, जब भी मुझे b के लिए फॉर्मूला लिखना है तो मैं इसके बाद वाले से स्टार्ट करूँगा। b के बाद क्या है? सी स्क्वायर, फिर c के बाद क्या होता है? ए स्क्वायर, फिर वापस वही b आएगा तो माइनस में आएगा, फिर अपॉन 2 लिख के ये दोनों जो पहले c और a है ना, b को छोड़ के उनका मल्टीप्लाई। तो इस तरह से कोसाइन फॉर्मूला लिख सकते हो किसी का भी cos, किसी एंगल का। सेम वे से देखो cos a है तो मैं क्या करूँगा, a के बाद क्या आता है? b, और उसके बाद क्या आता है? c। तो मैं ऐसे करूँगा, cos a लिखना, a के बाद क्या आता है? b के बाद क्या आता है? c, बी सी हो गया, वापस से ये a आएगा तो माइनस में आएगा, अपॉन 2 टाइम्स ये दोनों जो बी सी है उनका मल्टीप्लाई। कुछ फ़ायदा होगा ना फ़ायदा। ये ए सी और ए सी कट गया, बी सी और बी सी कट गया, दोनों का बेस 2 है, दोनों का बेस क्या है? 2। तो ये है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस अंदर जाएगा, सबका साइन चेंज, माइनस बी स्क्वायर प्लस का माइनस ए स्क्वायर माइनस का प्लस ए स्क्वायर। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर ये सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2 टाइम्स ए स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी स्क्वायर अपॉन 2। दोनों में से 2 कॉमन लिया ऊपर से, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, अपॉन में है 2 से 2 कैंसिल किया तो आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आर एच एस। लाना ही यही था, देख लो ना भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लाना था, जो आ गया। 1 मार्क का क्वेश्चन है, कितना करोगे? चलो अब यहाँ पर बोला है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर सी, ऐसे बोला है। देन शो दैट स्मॉल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। कैसे किया जाए? एंगल को हटा के साइड लाना है, ऐसे में साइन रूल यूज़ करो बेटा। साइन रूल क्या होता है? अब लिखोगे बाय साइन रूल, साइन ए अपॉन ए साइन बी अपॉन बी। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर साइन रूल कोसाइन रूल कब यूज़ करने का। तो देखो जब भी कोई एंगल स्पेशल एंगल निकालना होगा तो कोसाइन रूल यूज़ करो, और जब इस तरह से ऑलरेडी साइन दिया हुआ है उसको देख के ही हम समझ सकते हैं कि साइन को रिप्लेस करने के लिए साइन रूल लगाना पड़ेगा। अगर कॉस दिया होता तो कोसाइन रूल लगाते, तो इसको हमने किया। बट अब यहाँ साइन बी साइन ए साइन सी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक कांस्टेंट के समझते हैं। तो यहाँ से साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन ए इक्वल टू, ये ए वहाँ गया तो ए के, और ऐसे ही साइन बी क्या आ जाएगा? बी के, ध्यान से देखो, और साइन सी क्या आ जाएगा? सी के। समझ गए इस तरीके से। तो अब ये जो है इसको सॉल्व करते हैं। ये जो दिया था यहाँ पर क्या दिया था? वी हैव साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। अच्छे से लिखो, मैं बहुत ज़्यादा स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिखना चाहिए। वी हैव, नाउ, लेटस, मल्टीप्लाइंग, स्क्वायरिंग, वो सब लिखने का खुद से, वो सब मैं बताते बैठूंगा क्या। प्रेजेंटेशन खुद से अच्छे से करो। साइन स्क्वायर ए, साइन ए क्या है? ए के, तो इसका स्क्वायर। साइन स्क्वायर बी, तो साइन बी क्या था? बी के, उसका स्क्वायर। साइन स्क्वायर सी, तो ये सी के, इसका स्क्वायर। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सबका स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ से देखो के स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, के स्क्वायर कॉमन, ये सी स्क्वायर के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल। क्या लाना था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। आ तो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। 1 मार्क में दिया है, ये 2 मार्क में भी आ सकता है। हैंस प्रूव्ड, शो दैट था, आप आगे लिखते हो हैंस प्रूव्ड, इस तरह से लिखना है। ओके चलो अभी सॉल्व हो गया, अगला देखते हैं।
फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है, फाइंड द पोलार कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच कार्टेशियन पॉइंट्स। अब यहाँ पर देखो क्या दिया है, पोलार कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, पोलार कोऑर्डिनेट निकालना है, सॉरी पोलार कोऑर्डिनेट क्या होता है, आर कॉमा थीटा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, कार्टेशियन यानी क्या होता है, एक्स कॉमा वाई, दैट इज गिवन 1,√3। अब ये दिया हुआ है, अब यहाँ पर हमें जो आर और थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो आर के लिए देखो बेसिकली ये फॉर्मूला होता है, याद है, नहीं भी याद है तो देखो बता देता हूँ, याद रखना कि कभी भी पोलार से कार्टेशियन करना है तो उसमें आर निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है एज पर पाइथागोरस थ्योरम। सो आर और थीटा निकालना, आर इजीली निकल जाएगा, एक्स और वाई क्या है देखो, रूट, एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू √3 है, दोनों का स्क्वायर, आर आ जाएगा 1 स्क्वायर 1 प्लस √3 स्क्वायर, और ये √4 आया, आर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2। आर डिस्टेंस है, 4 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस में आ सकता है, बट आर डिस्टेंस होने की वजह से ये जो है 2 रखना। कंसेप्ट अगर जानना है तो देख लो, ये सपोज ये कोई पॉइंट है, ये ओरिजिन है, ये पॉइंट है एक्स कॉमा वाई विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अगर इसको पोलार कोऑर्डिनेट में बदलना है तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ, ओरिजिन से इस पॉइंट पी का डिस्टेंस वो आर कहलाता है, ये डिस्टेंस होता है और ये जो एक्स एक्सिस है इसके साथ इसने जो एंगल ट्रेस किया दैट इज थीटा। तो अगर आप किसी पॉइंट का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आर और एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करते हो तो वो पोलार कोऑर्डिनेट कहलाता है, याद रखना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब ये एक्स कॉमा वाई, जैसे ये एक्स पे कितनी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, और यहाँ से वाई पे कितनी वैल्यू है, तो ये चीज़ें याद रखो बेसिक। अब यहाँ पर समझो ये एक्स होता है, ये वाई, तो ये एक्स और ये 90 होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर होता है, तो वहाँ से ये पाइथागोरस से आर आ गया 2, आर तो 2 आ गया, बट मुझे तो थीटा भी निकालना पड़ेगा। तो थीटा के लिए क्या करें, तो एक बात याद रखना है कि थीटा की वैल्यू देखने के पहले ये 1,√3 दिया है, यानी दोनों प्लस है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्या दिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। जो हमारा पॉइंट कहाँ पर है यहाँ से देख लो, 1,√3 दोनों प्लस है, दोनों प्लस कब होता है, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होते हैं, यानी हमारा एंगल 0 से लेके 90 के बीच में होगा, या तो फिर 360 से ज़्यादा होगा और 450 के बीच में, ऐसे होगा। तो बेसिकली हम लोग 2π से कम ही देखते हैं ना, तो 0 से 90 के बीच में होगा, याद रखना। अब थीटा निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, कोई एक फॉर्मूला इसका यूज़ करो, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास इसका एक फॉर्मूला था, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा या y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, या तो tan थीटा, दोनों को डिवाइड करके tan थीटा आता है y अपॉन x, वो यूज़ कर सकते हो। कैसे ऐसे करो, चलो बताता हूँ। x कितना है, x कितना था, 1 मिनट, देखो यहाँ पर जो x था वो 1 था, ओके, x 1 था, x1, r क्या आया 2 इंटू कॉस थीटा, अब क्या आ जाएगा 2 यहाँ आया तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब थीटा कितना होगा, थीटा 60 होगा, π/3 होगा, हो गया। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/3। तो r कॉमा थीटा आ गया, r कॉमा थीटा कितना है, r आया 2 और थीटा आया π/3। तो बस इस तरह से बच्चों करना है। अब यही थीटा निकालने के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो। यहाँ पर जो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है ना, y चाहिए तो r साइन थीटा होता है, अगर आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो। या तो फिर ये जो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और इसको डिवाइड करेंगे ना, तो r से r कैंसल, y अपॉन x कर रहे हैं, तो साइन अपॉन कॉस tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x आ गया। सो tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x। अब हमारा y क्या है, √3, x क्या है 1, तो √3 अपॉन 1। सो tan थीटा √3 आया, तो tan थीटा √3 कब होता है, तो थीटा क्या होगा, π/3 होगा। समझ गया, कैसे भी कर सकते हो, या ये फॉर्मूला यूज़ करो, ये करो, या tan से करो, किसी एक तरीके से आपको करना है। फ़ोन करते रहते हैं यार लोग। 5वां क्वेश्चन देखो, 1 मार्क के क्वेश्चन है, खत्म करेंगे इसको आज, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। 2 टाइम्स tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7, कैसे सॉल्व किया जाए। देखो यहाँ पर क्या करो, प्रूफ करना है ना, तो LHS ले लो। LHS क्या है, 2 टाइम्स tan इनवर्स 3/4। और ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं बहुत सारे क्वेश्चन। क्या करना पड़ेगा, ये 2 टाइम्स है यानी इसी को 2 बार लिख दो, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/4। जैसे कि 2x होगा तो हम क्या करते हैं, x प्लस x लिख देते हैं ना, वैसे, ठीक है। अब tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स
बाहर tan इनवर्स और अंदर a प्लस बी, यानी इन दोनों को प्लस करेंगे और फिर 1 माइनस इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई 3/4 इंटू 3/4। तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये tan इनवर्स, ये 3/4 और 3/4 क्या हो जाएगा 3 3 6/4 और उसको कट किए तो 2 से 2 3 जा 2 2 जा 3/2 आ जाएगा। 1 माइनस 3 3 जा 9 4 4 जा 16 9/16 आ गया। इसको सॉल्व किया तो tan इनवर्स 3/2 ऊपर है ऑलरेडी, ओके 16 1 जा 16 16 माइनस 9 7/16 आ गया। अब इसी को आगे करते हम लोग, तो ये ऐसे आ जाएगा tan इनवर्स, ध्यान से देखना 3/2, ये जो डिवीजन में है इंटू किया 16 ऊपर गया और 7 नीचे, तो मिल गया tan इनवर्स 3 16 3 जा 48, नहीं इसको कट कर सकते ना, 2 से 16 कट किया तो 2 8 जा 8 3 जा 24, जो 8 3 जा है वो क्या आ गया कट करने के बाद, हाँ 8 3 जा 24/7 ये आ गया। लाना क्या था, देखो क्या लाना था, एक मिनट देखो यहाँ से देखो क्वेश्चन को देखो क्या लाना था, लाना था tan इनवर्स 24/7, तो आ गया ना tan इनवर्स 24/7। तो यू कैन राइट दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो LHS था उसको हमने बड़े आसानी से ला दिया। तो इस तरह से करना है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अभी थोड़े क्वेश्चन बाकी हैं, फटफट देख लेंगे। अब देखो ये छठा क्वेश्चन है, इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट मतलब वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/5, तो इसका ना मैंने एकलव्य बैच में जब कराया था वन शॉट लेक्चर्स वगैरह, तो बहुत सारे ट्रिक बताए थे। बेसिकली अगर ये कॉस इनवर्स बाहर रहता, साइन अंदर रहता, इस तरह से होता कॉस इनवर्स और साइन और 3 जो भी है समझो साइन π/3, इस तरह से एंगल होता। एट दैट टाइम हम क्या करते, ये कॉस इनवर्स साइन को हम कॉस में बदल देते बड़े आसानी से, और यहाँ पर पाई माइनस या π/2 माइनस कर देते, और फिर ये कॉस हो जाता है, कॉस कॉस इनवर्स कैंसिल होकर ये आंसर आ जाता है। बट लफड़ा तब हो जाता है जब इनवर्स अंदर रहे और बाहर वाला इनवर्स ना रहे। तो एट दैट टाइम भी मैंने कुछ फॉर्मूलेज आपको बताए हुए हैं। क्या फॉर्मूले हैं एक मिनट, हाँ अगर ये कॉस इनवर्स है बच्चों ध्यान देना, कॉस इनवर्स एक्स को अगर मैं साइन इनवर्स एक्स बनाना चाहता हूँ, कॉस इनवर्स एक्स को अगर साइन इनवर्स करना चाहता हूँ, क्योंकि बाहर साइन है ना तो अंदर साइन इनवर्स आना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो मैं इस कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स बनाना चाहता हूँ, तो कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स बनाने के लिए फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स √1 - x²। ये एक ट्रिक होता है, इसको याद रखना। अगर मैं चाहता कि साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स बनाना, साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स बनाना, तो ये भी ऐसे ही रहेगा √1 - x²। कुछ बातें हैं जो याद रखो ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बाहर साइन है ऑलरेडी, ये जो कॉस इनवर्स है इसको मैं साइन इनवर्स कर दूंगा, ठीक है। कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स किया तो ये जो x था वो क्या हो जाएगा √1 - x यानी 3/5, तो इसका स्क्वायर हो गया। देखो बच्चों सॉल्यूशन आपको कहीं से भी मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन बहुत जगह दिया है, पर ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। अब इसको 1 पेज का सॉल्यूशन करोगे तो नहीं चलेगा। तो बेस्ट सॉल्यूशन होना चाहिए, शॉर्ट ट्रिक से करना पड़ेगा 1 मार्क वाले को, और MCQ वाले को कम टाइम में करना चाहिए, उस हिसाब से मैं आपको दे रहा हूँ। तो साइन और साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओके। ये कैंसिल आउट करना नहीं है, कैंसिल करके दिखाने का नहीं, ओके। वो अपने आप कंपेयर होकर हट गया, समझो एक दूसरे को कैंसिल आउट किए। 1 - 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर 25, √25 × 1 25 - 9, तो 16/25। 16 का जो स्क्वायर रूट है 4 होगा, 25 का 5 होगा, तो इसका जो वैल्यू आया वो क्या आया 4/5 इवेल्युएट होके आ गया। बस देखो 1 मार्क है, कितना करोगे यार, 1 मार्क के लिए इतना इनफ है। 7वें क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। इन ट्राइंगल ABC स्मॉल a स्मॉल b दिया है और साइन ए बोला है 3/4 और एंगल B फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर देखो ये साइन दिया है ना और कोई एंगल फाइंड करना है, तो मैं क्या करते हैं, हम क्या करते हैं साइन रूल का यूज करते हैं। यहाँ पर आप लिखो सॉल्यूशन बाय साइन रूल, इस तरह से बाय साइन रूल। साइन रूल क्या था, साइन A इज इक्वल टू साइन B/B था, याद है। और फिर साइन C/C भी आता है, बट C की जरूरत नहीं इसलिए नहीं लेते। A इज इक्वल टू 3, देखो साइन ए कितना दिया है, देखो 3/4। साइन ए की वैल्यू पता है 3/4। स्मॉल ए की वैल्यू देखो यहाँ पर 3 है और स्मॉल b की वैल्यू 4 है। स्मॉल ए की वैल्यू 3 है,
साइन बी पता नहीं है हमको, बी निकालने के लिए साइन बी निकालेंगे, स्मॉल बी 4 है। इसको सॉल्व करो, ये देखो ये 3/4 है, ये डिवीजन को इंटू करो, ये 3/1 है तो ये 1/3 हो गया, ये 4 को इस तरफ लाए तो 4 हो गया, और यहाँ पर साइन बी बच गया। सिंपली 3 से 3 कट, 4 से 4 कट, 1 आ गया, साइन बी इज इक्वल टू 1 आ गया। अब देखो साइन बी इज इक्वल टू 1, बट साइन 91 होता था, याद आ रहा है, साइन 91 होता है, तो कंपेयर करोगे तो बी क्या आ गया, बी आ गया 90 डिग्री। बी कितना आ गया, तो एंगल बोला है तो एंगल बी लिख दो, एंगल बी π/2 रेडियन, इसी है, हो गया बड़े आसानी से। ठीक है, एंगल बी। तो देखो बड़े रिलैक्स तरीके से बता रहा हूँ, एकदम ज़्यादा चीख चिल्ला के बताने की जरूरत नहीं है, जब चीखना था तो मैंने चीख के बताया था। मतलब बोलना क्या चाहता हूँ मैं कि भैया ये सारी चीज़ें पूरे बेसिक्स के साथ मैं सब कुछ बता चुका हूँ, अब ये रिवीजन चालू है ऐसा समझो। ओके, फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ कोसेक x2। भैया देखो प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है मेरे भाई, मेरे बच्चे ध्यान से देख। प्रिंसिपल सोल्यूशन आपको पता है कि 0 से लेके 2π के बीच में प्रिंसिपल सोल्यूशन होता है। 0 से 2π के बीच में आंसर आना चाहिए किसका, इस x की वैल्यू। कोसेक x दिया है, बेसिकली आप कभी भी साइन कॉस और टैन में ही डील किया करो। कॉट सेक कोसेक होगा तो बदल डालो ना उसको, कोसेक को बदल डालते, कोसेक x को साइन x कर दो, उसका भाई होता है, ये 2/1 का 1/2 हो गया। अब लाना क्या है कि 1/2, साइन x 1/2 कब होता है, ध्यान से देखना, साइन x होता है 1/2 कब होता है, जब साइन कितना होगा, साइन 30 होता है, साइन π/6। समझ में आ रहा है। इससे क्या मिल गया, जो x है वो मिल गया π/6 मिल गया, पहले तो एक मिल गया x 30 डिग्री। अभी इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन x इज इक्वल टू, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो मैं इसी को लिख सकता हूँ साइन पाई माइनस, सेकेंड क्वाड्रेंट जो होता था, याद करो कितने बार याद दिलाऊं, ये सेकेंड क्वाड्रेंट ये होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा लेते हैं, यहाँ पर जो साइन है पॉजिटिव होता है, तो π/6 को पाई माइनस π/6 लिख देते हैं, साइन कंपेयर करके हटा दो, तो देखो 25, 2 क्वेश्चन बचे हैं बेटा, 9 और 10 कर लेंगे फटाफट, डरने की कोई बात नहीं है। फिर से बोला है प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालो, साइन x - 1 इज इक्वल टू 0, तो बेटा साइन x - 1 इज इक्वल टू 0, दिस इज गिवन। ओके, सो वी आर सॉल्विंग दिस, साइन x क्या आ जाएगा 1, साइन x, साइन की वैल्यू 1 कब होती है, जब साइन 90 होगा तो 1 होता है। कंपेयर करो x इज इक्वल टू π/2, अब ये ऑलरेडी 90 मतलब क्या है, ध्यान से देखो x और y, क्योंकि प्रिंसिपल सोल्यूशन में 0 से 2π के बीच में हम देखते हैं तो 2 वैल्यूज आती है हमेशा, एक वैल्यू तो आ गई दोनों को कंपेयर करके कि x 90 होगा तभी ये आ रहा है। क्या और वैल्यू आ सकती है, देखो ये 0 होता है, ये 90 होता है, मतलब हमारा एंगल इस तरीके से जो दूसरा वाला है ना लाइन पे ही है। अब इसको क्या करेंगे कि पाई माइनस करें कि पाई प्लस करें, कुछ नहीं करना है, सिर्फ x इज इक्वल टू 90 ये आंसर इसका आएगा। ये इन बिटवीन होता तो 2 आंसर आ सकते थे, इसी लाइन पर है। ओके, दूसरा देखो मतलब क्या है, बोलना क्या चाहता हूँ मैं, ये देखो कि यहाँ से लेके ओके हमारा एंगल ये 90 है, ये एक बार, अब दूसरा ऐसे करोगे तो घूम के वापस इधर आएगा, तब इस पर आएगा, है ना, कॉन्सिडेंट एंगल, बट वो 2π से ज़्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2π से ज़्यादा हो जाएगा। ओके, और साइन 90 के लिए 1 है और किसी के लिए 1 होता है क्या इसमें, नहीं, बस इतने पे छोड़ देना, 9 हो गया, एक आ रहा है, जरूरी नहीं कि हमेशा 2 ही आंसर है। अभी फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, वापस से आ गया, हुज पोलार कोऑर्डिनेट्स, पोलार कोऑर्डिनेट्स दिया यानी r, थीटा दिया हुआ है बच्चों, कितना दिया है 4, π/3 दिया हुआ है। ओके, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब x, y निकालना है। ओके, अब ये r की वैल्यू कितनी दी है बेटा 4, और थीटा की वैल्यू कितनी दी है π/3, r और थीटा ऑलरेडी दिया। x और y के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, x इज इक्वल टू r cos थीटा और y इज इक्वल टू r sin थीटा, इससे x और y आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू r4 है cos π/3, y क्या आ जाएगा 4 है sin π/3, इस तरह से। सो x इज इक्वल टू 4, cos 60 क्या होता है 1/2 होता है, y इज इक्वल टू 4, sin 60 क्या होता है √3/2 होता है, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, x इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 एंड y इज इक्वल टू 2√3, तो कोऑर्डिनेट का आया 2, 2√3, ये क्या आया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। इस तरह से हमें करना है,
ठीक है, ये क्या आ गया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 2,2√3। तो बड़े आसान तरीके से मैंने आपको ये भी बता दिया। अभी कितने क्वेश्चन हैं यहाँ पर, 10 क्वेश्चन ही हैं। ओके, चलो अभी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, पहले के पेजेस बताना चाहूँगा। देखो अभी हमने जो शुरू किया था यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ओके, यहाँ से करते, देखते जाना बेटा। ये पहला पेज था, ये दूसरा पेज। एमसीक्यू थे, कितने थे, 8 दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पर 9 10 एमसीक्यू। फिर सेकेंड वेरी शॉर्ट आंसर 1 मार्क के कितने थे, 10। अभी यहाँ से क्या चालू होता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 मार्क का। तो ऑलरेडी हम लोग अब कर चुके हैं। ओके, अभी एक लेक्चर और लगेगा और ये ख़त्म कर दूंगा मैं। जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमने किया चालू, ये और एक लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर बोलूँ, आज का ये लेक्चर फिनिश कर रहा हूँ मैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो 3rd चैप्टर है 12th मैथ्स 1 का, इसका क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन हमने स्टार्ट किया। अगले लेक्चर में 1 या 2 लेक्चर में हम इसको ख़त्म करेंगे। 1 शॉट लेक्चर के पीछे पड़ा था मैं, 10 चैप्टर हो चुके हैं। आप जब भी कोई क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन देख रहे हो या कोई चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, तो देखो हर एक, जैसे इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के अंदर 20-20 लेक्चर मैंने दिए थे पूरा चैप्टर के, तो पूरा का पूरा चैप्टर मैंने 1 शॉट लेक्चर में कवर किया। वो देख लोगे तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, फॉर्मूले क्या यूजफुल है, कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है, वो सारी चीज़ें। और उसके बाद आप रिवीजन वो होने के बाद ये क्वेश्चन बैंक ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का। जो नहीं आता फिर मैं जैसे बता रहा हूँ वो देखो, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो बस यही सब बातें हैं। सीरीज है भाई, मेरा कंप्यूटर ख़राब हुआ था, अब सही हो गया, कर रहा हूँ धीरे धीरे। अब सारे जो सॉफ्टवेयर अपडेट करने पड़ रहे हैं, जल्दी जल्दी मैं सब कुछ करूँगा। आप लोग क्या करो, मेरे चैनल पर देखते रहो फटाफट, और जो ऑलरेडी अपलोडेड है वो भी देखते रहो। तो ठीक है, इस लेक्चर को यहीं पर फिनिश करते हैं बच्चों। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। 1 शॉट लेक्चर्स के साथ साथ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन बैंक भी खत्म कर रहा हूँ। बाकी के चैप्टर्स भी आएंगे, आप टेंशन मतलब आप अपना बाकी की प्लानिंग के साथ स्ट्रेटेजी बना के रिवीजन करते रहो, ठीक है। अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय एवरीवन।